हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज के वीडियो में हम जो एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर थर्ड है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस कंट्री के द्वारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है नॉर्थ कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि यूएसए। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहते किसे हैं? तो अगर हम अपने अगर हम पिछली क्लास में जाके देखें तो उसमें हमने पूरे डिटेल से डिस्कस किया था कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम है उसे कहते किसे। तो जैसे कि हमने इसमें यूएसए का एग्जाम्पल देखा था, तो पहले समझ लेते हैं कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम है उसके फीचर्स क्या क्या है। तो अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम में क्या है, एक तो हमें डबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, यानी कि एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर और वहीं पे हम बात करें तो फेडरल सिस्टम में क्या है, जो पावर है, पावर क्या रहता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमें डिवीजन यानी कि बटा हुआ देखने को मिलता है। वहीं पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है और वहां पे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारा एक कठोर संविधान होता है, यानी कि उसमें अमेंडमेंट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि बाइकैमरिकल और जो जुडिशरी है वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। अगर हम अपनी कंट्री के कंपेयर में देखें तो जैसे कि हम बात करते हैं उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। फिर हमें फेडरल सिस्टम में क्या है, तो इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आपातकाल के जो प्रावधान है वो देखने को मिलता है। तो ये सारे जो फीचर्स है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ऑलरेडी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो यूएसए है, यानी कि हम जब बात करते हैं अपने यूएसए की, तो यूएसए क्या है, तो एक फेडरल कंट्री है और वही एक ऐसा कंट्री ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो कि क्या है, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एंजॉय करता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है वो कैसा है, यानी कि उसमें कौन सा फीचर हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए है हमारा जो संविधान है यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करना बहुत ज्यादा कठिन है, यानी कि भारत का संविधान एक कठोर संविधान है। ऑप्शन बी है कि भारत का जो संविधान है वो एक लचीला कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन सी है कि भारत का जो संविधान है वो बहुत ज्यादा कठोर है और ऑप्शन डी है कि भारत का मतलब भारत का जो संविधान है वो ना तो ज्यादा कठोर है ना ही ज्यादा लचीला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें ये दोनों फीचर्स देखने को मिलता है, यानी कि भारत का संविधान ना तो ज्यादा कठोर है ना ही ज्यादा लचीला है। अगर हम बात करें कि कठोर यानी कि अगर हम बात करें रिगिडिटी मतलब क्या होता है, तो कठोर संविधान वे संविधान होते हैं जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए क्या है, एक स्पेशल मेजोरिटी की वोटिंग चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी वोटिंग के मेथड से क्या किया जाता है, वोटिंग मेथड से उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे दिए गए हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये सारे फीचर्स ऑलरेडी हमने अपने थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर लिया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान की अगर एक विशेषता की बात करें तो उसमें हमारा संविधान कैसा देखने को मिलता है, ना तो ज्यादा लचीला देखने को मिलता है ना ही ज्यादा कठोर देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि जो वो केशवानंद भारती केस है, जो जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि जो केशवानंद भारती केस है वो किस साल में आया था। ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1973, ऑप्शन डी है 1974। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 1974। जब हमने ये लेक्चर अपना स्टार्ट किया था उसी के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो केशवानंद भारती केस है जो कि सन 1973 में आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट कर सकता है। ये रहा।
अगर हम बात करें 1973 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन अंडर आर्टिकल 368 के तहत वो जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है। और बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते, ये कहा गया था केशवानंद भारती केस में, जो कि आया था 1973 में। अब जो अगला क्वेश्चन है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है आज का, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर्स फंडामेंटल राइट का नहीं है। ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम करता है। ऑप्शन बी है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो एक जुडिशियल यानी कि प्राकृतिक रूप से क्या है, एक न्याय संगत देखने को मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन ए है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम करता है। ऑप्शन बी है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्राकृतिक रूप से क्या है, एक जुडिशियल यानी कि न्याय संगत मौलिक अधिकार हमें देखने को मिलता है। और ऑप्शन सी कहता है कि जो फंडामेंटल राइट है उस यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो पूर्ण रूप से क्या है, एक तो नेचुरल देखने को नहीं मिलता है। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी कहता है कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जब इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स तो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को छोड़ करके हमारा पूरा फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहा गया था कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, सारे नहीं होते हैं, सिर्फ दो को छोड़ करके, यानी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके हमारे सारा फंडामेंटल राइट फिर सस्पेंड हो जाता है। तो इसीलिए जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या एक फंडामेंटल राइट्स फीचर नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। कल मैंने वीडियो में आपको कहा था, कल जब हम अपना लास्ट वीडियो डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने कहा था समझाते टाइम पे कि आर्टिकल 19 एंड 21 सस्पेंड नहीं होता है। तो वहां पे करेक्शन कर लेना, तो वहां पे आर्टिकल 19 नहीं बल्कि आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जब हमने अपने फंडामेंटल राइट्स की विशेषता के बारे में बात करी थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि हर एक सिटीजन्स के पास, तो अगर हम उसकी विशेषता की बात करें तो उसमें हमारे पास टोटल कितने, तो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए। अगर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करें जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, अगर हम राइट टू फ्रीडम की बात करें आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, और अगर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो 23 से 24 हमें आर्टिकल के अंदर देखने को मिलती है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की बात करें तो 25 से 28। अगर हम वहीं पे कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में देखने को मिलता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करें तो ये हमें आर्टिकल 32 के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसको दे रखा है, तो फंडामेंटल राइट्स को दे रखा है। तो कल यहीं पे मैंने आपसे कहा था कि इमरजेंसी के टाइम पे कि आर्टिकल 19 और 21 क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। तो वहां पे करेक्शन करके करना कि आर्टिकल 19 नहीं बल्कि आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ करके हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स उस टाइम सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी टाइम के ड्यूरेशन में। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को कहा गया कि वो एक नॉवेल फीचर है। तो ऑप्शन ए है प्रेम्बल, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी है डीपीएसपी और ऑप्शन डी है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
से, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब कल हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक विशेषता है वो क्या है, तो डीपीएसपी को क्या बताया था, तो वो एक नॉवेल फीचर बताया था। वो सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि जो डीपीएसपी है वो एक स्टेट को डायरेक्शन देने का काम करती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए और पब्लिक के हेल्थ या पब्लिक के वेलफेयर में रह करके काम करने के लिए किस तरीके का सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, वो उस तरीके के अधिकार यानी कि उस तरीके की वो एक गाइडेंस देने का काम करता है। और जब हम डीपीएसपी की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में उसे रखा गया और जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, तो एक नॉवेल फीचर है जो कि हमारे किसके आइडियल को प्रमोट करता है, तो जो डीपीएसपी है वो हमारे सोशल और इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम करता है। छठा जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी का फीचर नहीं है। पहला है ऑप्शन ए है डीपीएसपी प्रमोट करने का काम करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। ऑप्शन बी है कि जो डीपीएसपी है वो हमारा इस्टेब्लिश करता है एक वेलफेयर स्टेट का, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है हमारा डीपीएसपी। और तीसरा ऑप्शन में कहा जाता है कि जो हमारा डीपीएसपी है उसे हम कोर्ट में, यदि सरकार के द्वारा डीपीएसपी लागू नहीं किया जाता यानी कि डीपीएसपी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जाता तो हम उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, यानी कि डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल कहा गया। और ऑप्शन डी है कि यानी कि डीपीएसपी में लोगों का काम होता है डीपीएसपी के प्रिंसिपल को अप्लाई करना और कानून बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो ऑप्शन डी है हमारा वो डीपीएसपी का फीचर नहीं है। इसमें बस एक छोटा सा करेक्शन वो इनकरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे जो डीपीएसपी का जो प्रिंसिपल है वो पीपल्स के द्वारा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, तो अप्लाई किया जाता है। तो जो हमने कल लास्ट जो हमने डीपीएसपी के बारे में इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था कि जो डीपीएसपी है वो कौन इंप्लीमेंट करने का काम करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करने का काम, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है वो डीपीएसपी की लागू यानी कि अप्लाई करना। जैसे कि यहाँ पे जब हमने लास्ट वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इन्हीं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया था, तो ये हमारा एक नॉवेल फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा था और इसे थ्री टाइप में इसको क्लासिफाइड किया गया था। पहला था सोशलिस्ट, दूसरा था गांधीयन और तीसरा था लिबरल, यानी कि जिसे हम कहें तो उदार बौद्धिक, यानी कि इस 3 आधार पर हमने अपने जो डीपीएसपी है उसको बांट रखा है। और जब हम बात करें कि जो हमारा जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या स्टेट के किसी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उस तरीके से, लेकिन हम डीपीएसपी के बाद जो डीपीएसपी हमारा वो क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट या किसी भी स्टेट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जिस तरीके से हम फंडामेंटल राइट को लेकर के जा सकते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑफ द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में कहा गया था कि बेडरॉक यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में बेडरॉक बैलेंस का काम करता है हमारा संविधान, ये किस केस में कहा था। ऑप्शन ए है गोलकनाथ केस जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन बी है हमारा केशवानंद भारती केस जो कि 1793 में हुआ था। ऑप्शन सी है मेनका गांधी केस जो कि 1978 में हुआ था। और ऑप्शन डी है कि
मिनवर मिल्स केस जो कि 1980 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि मिन मिन यानी कि मिनवर मिल जो केस हुआ था 1980 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव स्टेट यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो उसमें क्या करता है, तो एक बेडरॉक बैलेंस का काम करता है, जो कि हमने ऑलरेडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में डिस्कस कर लिया है। जैसे कि हम बात करें 1980 में क्या हुआ था, यानी कि 1980 में जो हमारा मिनर्वा मिल्स केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाउंड करता है किसके, तो बैलेंस करने का काम करता है फंडामेंटल राइट्स के बीच, फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में संतुलन बनाने का काम करता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने थर्ड चैप्टर के वो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरीके से पूछे जा सकते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थर्ड चैप्टर और आज जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।